नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर एनआईए के जरिए सामने आती हुई, जिसमें दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि लश्कर आतंकी करीम टुंडा से कई तरह की जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आ सकती हैं। आतंकियों के स्लीपर सेल कनेक्शंस को लेकर यह पूछताछ बेहद खास हो जाती है। टुंडा ने इमरान और नासिर को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। आतंकी इकबाल काना के कहने पर नासिर पाकिस्तान पहुंचा था। ट्रेनिंग के बाद भारत में स्लीपर सेल बनाकर नासिर यहां काम कर रहा था। ट्रेन ब्लास्ट कर तबाही मचाने की आतंकियों की नापाक साजिश को हालांकि नाकाम किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई खुलासे जो हैं वो सामने आ सकते हैं और अब तक इस पूरे प्रकरण में कई खुलासे भी सामने आ चुके हैं। टुंडा फिलहाल यूपी के डासना जेल में इस वक्त बंद है और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, टुंडा से पूछताछ इस पूरे दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कई दौर की बातचीत के बाद, कई जानकारियों के खुलासे के बाद एक बार फिर से ये पूछताछ जो है वो होने वाली है डासना जेल में। देखिए, बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से ब्लास्ट का मामला सामने आया था, इस मामले में ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की एक सोची समझी साजिश रची गई थी और जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से अब सीधे तौर पर जुड़ रहा है। पाकिस्तान से इसलिए क्योंकि इकबाल काना जो है वो फिलहाल पाकिस्तान में है। हालांकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई साल पहले जिस तरह से अब्दुल करीम टुंडा के द्वारा वहां पर कई आतंकियों को वहां पर ट्रेन किया गया था, बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कि नासिर और इमरान भी उसमें शामिल है। और नासिर इमरान जिसकी कुछ दिनों पहले बकायदा उसकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि अब्दुल करीम टुंडा ने ही उसे बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान में दी थी। तो जिस तरह से साल 2012 में वो गया और उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग हुई, उसके बाद नासिर इमरान दोनों हैदराबाद में पहुंचते हैं। हैदराबाद में पहुंच करके ये दोनों आतंकी वहां पर जिस तरह से पिछले कई सालों से एक साजिश के तार उसको बुनने में जुड़ा हुआ था और उसके बाद जिस तरह से उसकी प्लानिंग जो थी, जो एक साजिश थी, चलती ट्रेन में, यानी कि द बर्निंग ट्रेन बनाने की योजना थी कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट किया जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाए, ये उसकी साजिश थी। तो अब्दुल करीम टुंडा की बात करें तो अब्दुल करीम टुंडा आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ ये आतंकी है और पिछले कई सालों से वो जेल में बंद है। लेकिन किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी कुछ साल पहले और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर में वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कि नासिर भी उसमें महत्वपूर्ण है। नासिर भारत से पाकिस्तान गया था और वहां पर जाकर उसकी ट्रेनिंग हुई थी और इसके साथ ही उसका जो वीजा जो है वो लगवाया गया था। तो वीजा किस तरह से उसका यहाँ से शंकर तो क्या ये मानकर चलें कि इस वक्त अब्दुल करीम टुंडा जो कि डासना जेल में यूपी के बंद है, उस शख्स से ये भी जानकारी निकालने की कोशिश की जाएगी कि किन किन लोगों को उसने अब तक पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ये लोग किन किन राज्यों से संबंध रखते हैं और ऐसे कितने लोगों के वो संपर्क में भी रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है जानने का कि अब्दुल करीम टुंडा ने कितने लोगों को ट्रेन किया था उस वक्त में और किस तरह से तमाम जो स्लीपर सेल हैं जो पिछले काफी समय से कहीं पे छुपे हुए हैं, कहीं पे छुप रहकर अपनी अलग अलग पहचान बना करके वो छुपे हुए हैं और उन लोगों की क्या वारदात करने की योजनाएं हैं। तो इस मामले का खुलासा अब्दुल करीम टुंडा करेगा और इसी बात को ध्यान में रखकर अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ करेगी। अब्दुल करीम टुंडा से ये जानने का प्रयास करेगी कि बिहार के अंदर में भी वो कौन कौन से स्लीपर सेल है जो इस पूरे मामले में जिसकी भूमिका रही होगी, या पहले वो कौन कौन से लोग थे जो बिहार के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिसको वो बम बनाने की ट्रेनिंग दे चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो फिर से वो कहानी वापस खुल रही है। जो लश्कर के जो आतंकी मॉड्यूल जो रहा है आतंकी संगठन का और किस तरह से पूरा बिहार जो है, पहले भी बिहार में कई ऐसे ब्लास्ट हुए या आतंकियों कई आतंकी वहां से पकड़े गए, तो उन तमाम कनेक्शंस को खंगालने की जो फिर से एक कोशिश की जा रही है और एनआईए की जो भूमिका है इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होगा।
एनआईए के अधिकारी लगातार इस मामले में तमाम कनेक्शंस को और उन स्लीपर सेल को ढूंढने में लगे हुए हैं जो इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पिछले काफी समय से एक साजिश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये पूछताछ इस वक्त बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है, जो किसी भी वक्त हो सकती है। आतंकी करीम टुंडा से पूछताछ के क्रम में सामने आती हुई। और अब बात पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की। जी हां, अब पटना के इस महावीर मंदिर प्रकरण में नए बात सामने आ चुकी है, जिसमें अयोध्या के जो महंत हैं, अब ये इस बात सामने आ रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि यहां पर स्वामित्व किसका है। पटना के महावीर मंदिर पर असल में स्वामित्व किसका होना चाहिए, इसे लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हनुमानगढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महेंद्र दास को पारंपरिक विधि से पटना महावीर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। आपको बताते चलें कि पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जिस पर अब हनुमानगढ़ी ने अयोध्या, जो हनुमानगढ़ी अयोध्या है, उसने पटना के महावीर मंदिर पर अपना स्वामित्व का दावा ठोक दिया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन प्रेमदास महाराज ने पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल पर मंदिर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा किया गया इनकी तरफ से, जबकि इनका स्वामित्व का अधिकार नहीं बनता है। और ऐसे में सर्वे सर्वा के रूप में हनुमानगढ़ी से जुड़े महेंद्र दास की नियुक्ति अब कर दी गई है। अब इससे साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और ज्यादा तेज होती हुई। बाबा महेंद्र दास जी जो हैं, हमारे वहाँ के पहले के जो रह चुके हैं महात्मा महंत भगवान दास जी, उनके नाती चेला हैं। वहाँ पर इनका और स्थान है जिसका महंत वर्तमान में है। तो इनको यहाँ पंच के द्वारा, हनुमानगढ़ी के पूरे पंच जो हैं सबके द्वारा एक मत होकर करके इनको वहाँ का सर्वदाकार बना करके के वहाँ का देख रेख करने के लिए इनको नियुक्त कर करके भेजा जा रहा है अखाड़े के परंपरा के अनुसार। और साथ ही में वो जो सूर्यवंशी दास जी महाराज जो प्रधान पुजारी, बड़े पुजारी हैं, उन पुजारी को भी जो हटा दिया था कुणाल ने, तो उनको फिर नियुक्त कर करके वहाँ पर बैठाया गया। और देखिए, भोजपुर में गंगा की वजह से आई बाढ़ की वजह से 40 गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने इस वक्त परेशानियां कई हैं, कई जद्दोजहद इस वक्त होते हुए। हमारे सहयोगी फ्लड रिपोर्टर हिमांशु प्रवीण की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें बढ़हरा, आरा, बिहिया, शाहपुर प्रखंड के अधिकतर रास्तों पर पानी आपको नजर आएगा। लोगों का आवागमन इस वक्त बाधित है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खंड का ये आरा सरैया मुख्य मार्ग है, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट पानी चढ़ा हुआ है। जो आवागमन है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। वाहनों का परिचालन तो बंद है ही, जो पैदल भी लोग आने जाने वाले लोग हैं वो भी इस रोड से अभी नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति पिछले 3 दिनों से इस जगह की है। देख ही रहे हैं कितना गंदा हाल हुआ है बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आने जाने में। बहुत पानी लगा है रोड पर, बहुत पानी लगा है। बहुत पानी लगा। कितने दिन पहले आए थे इस तरफ? 1 हफ्ता पहले आए थे तो ठीक था ना हाल? अभी मतलब जाने लायक नहीं है। बहुत पानी लगा। सोभी डुमरा के पास का ये इलाका है, वहाँ जो है परिचालन अभी बाधित है। गंगा का जलस्तर फिलहाल घट रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो पहले जैसी ही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। और अगली खबर भागलपुर से, जहां पर भागलपुर को इको टूरिज्म स्पॉट बनाने को लेकर के अश्विनी चौबे जो हैं, उन्होंने दौरा किया है। उनकी तरफ से इस जगह को विकसित करने को लेकर और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यटन के क्षेत्र में कैसे इसे बढ़ाया जाए, कैसे इसे विकसित किया जाए, इसके मद्देनजर ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। वन्य प्राणियों का रक्षा कैसे हो, यहाँ जो अभयारण्य है, जो खास करके डॉल्फिन का जो विशेष रूप से गंगेटिक डॉल्फिन, इसके लिए एक अभियान चला करके और सुल्तानगंज से कहलगांव पीरपैती तक लगातार हम लोग मांग करते थे। और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, आप सब लोगों ने मिल करके, हम सब लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो बिहार को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और प्राकृतिक का ऐसे तमाम चीज़ों का यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी लगे हैं।
अगली खबर अररिया से, जहां पर बाढ़ का पानी जो है वो 5 गांवों में किस तरीके से फैला हुआ है, जिस वजह से 10,000 की आबादी इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित है। यहां के लोगों को पानी की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि कैसे इस वक्त अररिया के लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हैं। अररिया के पलासी में बाढ़ ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पलासी प्रखंड के धर्मगंज गांव की यह स्थिति है, और यह जो है चतरा धार कहते हैं, और इस पूरे गांव में जो है इस धार का पानी फैल गया है। जो स्थानीय स्तर पर नाव की जो व्यवस्था की गई है, किसी तरीके से वो जो है सड़क पार करने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि इसी बाढ़ में जो है हाई वोल्टेज तार का भी खतरा है, करंट लगने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि बीच बाढ़ में जो है एक ट्रांसफार्मर है और लगातार यहाँ पर कटाव भी हो रहा है। पानी घुस गया है, सड़क रास्ता वगैरह बाधित है। जो कि हम लोग अभी क्या कहते हैं बचने के लिए ऊंचा स्थान जा रहे हैं। पलासी के जो वीडियो साहब आए हैं क्या? अभी तक कोई नेता वेता नहीं आया है, ना पदाधिकारी आए हैं देखने के लिए कभी। दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो नाव पर जो है जो साइकिल और जो मवेशी है उसको नाव पर किसी तरीके से लोग यहाँ पर पार करने को मजबूर हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी ये जानते हैं कि कितना पंचायत प्रभावित है और कौन सी नदी। हम लोग जो है ना सर, चतरा ये जो नूना नदी है उसी का मरे हुए हैं, और पानी जो आ रहा है अभी चारों तरफ फसल उसल भी हम लोग का डूब गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि पलासी प्रखंड का यह जो धर्मगंज गांव है, बीते 10-15 दिनों से भारी बारिश की वजह से नूना नदी से निकली हुई यह जो है चतरा धार है। चतरा धार ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों में साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन पर और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। न तो यहाँ पर वीडियो साहब देखने के लिए आए हैं, न ही स्थानीय एमएलए और एमपी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए, कमोबेश स्थिति लखीसराय में भी ऐसी ही नजर आती है, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां पर बढ़ैया पंचायत के हजारों की आबादी प्रभावित है। राहत शिविरों का यहां पर जिस तरीके से इंतजाम किया गया, उन राहत शिविरों में तकरीबन 350 से ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिन तक दूध और खाने पीने के सामानों को पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने मिलने वाली इस मदद को लेकर धन्यवाद भी कहा। राहत शिविर का मुंगेर सांसद ललन सिंह ने भी जायजा लिया और अधिकारियों को लोगों तक तमाम सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश दिए। बाढ़ राहत शिविर में जिला प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था से लोगों ने संतुष्टि जाहिर की। समय खाली काट रहा है, खा रही है, खाना पीना बढ़िया से मिल रहा है। के बजे मिलता है खाना? सुबह में 11 बजे खाना मिलता है। उसके बाद उसके बाद फिर 8 बजे रात में। हाँ। 2 टाइम ही खाना मिल रहा है। 2 टाइम। इसके बीच बच्चा के दूध मिल रहा है। खाना मिल रहा है टाइम? हाँ, सांझ में भात मिल रहा है। चावल भी मिलता है। हाँ, बच्चे को दूध मिल रहा है? हाँ, बच्चे के आधा के 3 बच्चा के आधा किलो मिल रहा है। कोई परेशानी नहीं ना है? परेशानी नहीं। दवा उवा मेडिकल टीम यहाँ पे हाँ, आपका सब है, मिल रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाना टेस्ट कर करके और लोगों को भोजन खिलवाया जाता है। दूध भी दिया जाता है, कितने लोग हैं यहाँ? 327 333 क्वालिटी बहुत अच्छी है, और शिविर में जितने लोग खाना खा रहे हैं सबों ने खाने की और उसके गुणवत्ता की प्रशंसा की। तो इसलिए यही सबसे बड़ी चीज़ है आज आपदा का समय। और बड़ी खबर इस वक्त जातीय जनगणना पर सामने आती हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 23 तारीख को बिहार का एक प्रतिनिधि मंडल नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। आपको बताते चलें कि जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, और उसके बाद जवाब भी पहुंचा। इंतजार मुलाकात के वक्त का किया जा रहा था, तो 23 अगस्त को पीएम से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी रखी है। मुलाकात में जातीय जनगणना पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। सीएम ने पीएम से मिलने के लिए समय मांगा था
और प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात का समय मिल चुका है। 23 अगस्त की वो तारीख जब प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जातीय जनगणना, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे लेकर बिहार सरकार का रुख स्पष्ट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा होना चाहिए। काफी लंबा वक्त हो चुका जब जातीय तौर पर किस जाति की क्या स्थिति है ये जानकारी सामने नहीं है। विकास को रफ्तार देने के लिए ये बेहद जरूरी है। और ब्यूरो चीफ बिहार इस वक्त दिवाकर तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या ये माना जाए कि जिसका इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि मैं आश्वस्त हूं, पत्र लिखा, जवाब भी आया और अब मुलाकात का वक्त भी आएगा, वो वक्त आ चुका है 23 तारीख। जी बिल्कुल, 23 अगस्त को जो वक्त मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है ट्वीट करके। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की, तो जातीय जनगणना को लेकर क्या केंद्र सरकार की कोई सहमति मिलती है या कर्नाटक मॉडल पे बिहार को अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराना होगा। आपको जानकारी है कि कर्नाटक ने अपने खर्च पे करीब 150 करोड़ की लागत पे उन्होंने 2017 में एक कंठराज समिति बनाई थी और उसकी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी गई। वहाँ काफी कुछ राजनीति हुई और जो कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन सिद्धरामैया सरकार थी, उसको किस तरीके से सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा वो जग जाहिर है। तो अब ऐसे में शुद्ध रूप से ये राजनीतिक मसला है। और दिवाकर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या ये प्रतिनिधिमंडल, जिस प्रतिनिधिमंडल को 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी है, उस प्रतिनिधिमंडल में तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी होगी क्या? देखिए, सदन जब चल रहा था, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था, सभी पार्टियों ने हामी भरी थी और सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया। उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव मुलाकात भी किए थे नीतीश कुमार से। 5 दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो भी विपक्षी धड़े हैं उन्होंने मुलाकात की थी और एक कोशिश थी कि सर्वसम्मति बनाई जाए और सर्वसम्मति भी है। सभी दलों की राय है। आरजेडी और जेडीयू जो मुख्य रूप से बिहार ओरिजिन की पार्टियां हैं वो सहमत हैं और एक मुद्दे पर उनकी जो राय है वो समान है। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव भी उस प्रतिनिधि मंडल में होंगे तो देखना होगा कि जो किस तरीके से राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, केंद्र सरकार क्या उस पर हामी भरती है कि जातीय जनगणना हो सकता है। अभी तक जो केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जो है जातीय जनगणना संभव नहीं है। कास्ट सेंसस में दलितों को शामिल किया जाता रहा है, ओबीसी के लिए कोई योजना नहीं है केंद्र सरकार की। तो जो मुलाकात होगी 23 अगस्त की वो काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पे भी और जो एनडीए गठबंधन है उसके इक्वेशन को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार और जो प्रतिनिधि मंडल जो जाएगा बिहार से राजनीतिक दलों का, उस पर किस तरीके की होती है। फिलहाल राजनीति होगी, जो तमाम दल है इस पर जातीय जनगणना पर उनके स्वर एक हैं और जो खासतौर पर क्षेत्रीय दल हैं, जो विपक्षी दल है, विरोधी धड़ा है और सत्ता में शामिल जो दल है वो भी जिनका क्षेत्रीय आधार है वो भी इस बात पर सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको वो ट्वीट भी दिखा दें जिस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सामने रखा है कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रतिनिधिमंडल जो है मुलाकात करने वाला है। वो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और अब आपके टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट जिसमें जातीय जनगणना को लेकर के बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुलाकात में जातीय जनगणना पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को इसलिए धन्यवाद भी दिया है। सीएम ने पीएम से मिलने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद अब ये वक्त मिल चुका है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। और देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई है, नीतीश कुमार ने जैसे ये ट्वीट किया उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। जेडीयू इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, क्या कह रही है, साथ ही साथ सहयोगी हम का क्या रिएक्शन है, जरा वो भी सुनिए। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है।
जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं? इसलिए जातीय जनगणना की मांग हमारी पार्टी और हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। बिहार विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव भी पारित किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर मेमोरेंडम भी सौंपा था। हमारे नेता आदरणीय तो देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई हमने कहा है कि जब जानवरों की गिनती हो सकती है तो फिर इंसानों की जातीय आधार पर गिनती क्यों न की जाए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनते हैं। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई जिसमें जेटीयू ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुलाकात का वक्त मांगा गया था, मुलाकात का वक्त भी मिला है, बातचीत होगी, इससे लेकर के कोई सकारात्मक निष्कर्ष भी निकलेगा। वहीं हमने कहा कि हम ये चाहते हैं, हम सबकी एक सम्मिलित राय है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। किस रूप में होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इसकी जरूरत है और ये होनी चाहिए, और अब जब मुलाकात का वक्त मिला है तो हम सब वहां पर मौजूद होंगे। और देखिए, इस वक्त जो खबर है, गुजरात बीजेपी के पूर्व महासचिव भीखूभाई दलसानिया को बिहार बीजेपी के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में पार्टी संगठनकर्ता के तौर पर भीखूभाई के लंबे कार्यकाल का अनुभव लोगों को, पार्टी को मिलेगा, ये बात सामने आती हुई। बिहार में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने काफी सोच समझकर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। भीखूभाई पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। भीखूभाई गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के जामनगर में पाटीदार समुदाय में पैदा हुए। आरएसएस की विचारधारा मानने वाले भीखूभाई ने 1997 में बीजेपी ज्वाइन किया। कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के संगठन महामंत्री जैसे अहम पदों को संभाला। भीखूभाई दलसानिया 2005 से 2021 तक गुजरात बीजेपी के महासचिव रहे। 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। भीखूभाई आरएसएस और बीजेपी के बीच कड़ी की भूमिका निभाते हैं। पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद कोई चुनाव नहीं लड़ा। भीखूभाई राजनीति के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। भीखूभाई की इन खूबियों का गुजरात बीजेपी को काफी फायदा मिला। पार्टी अनुशासित रही और लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही। भीखूभाई की इन खूबियों का फायदा बिहार बीजेपी को मिलेगा। बिहार में पार्टी मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन और भी शानदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।